तो सबसे पहले था चीफ सिम्टम, सिम्टम्स फॉर विच द पेशेंट सीक रिलीफ एंड फॉर विच द पेशेंट कंसल्ट द फिजिशियन। ठीक है, ये मैं समझा दी थी आपको कि जिसकी वजह से आपके पास वो पेशेंट आ रहा है, आपको कंसल्ट कर रहा है, आपसे रिलीफ चाह रहा है। ठीक है, वो हो गया चीफ सिम्टम। उसको और भी नेमिंग दिए गए हैं, प्रेजेंटिंग सिम्टम भी कहा जाता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। ये जो कॉन्कोमिटेंट वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। CON, कॉन मतलब होता है अलॉन्ग विथ, कोमिटेंट मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ। ठीक है, तो जो भी मेन सिम्टम्स के साथ अपियर कर रहा है, जो उसके साथ ही आ रहा है, हमेशा वो मेन सिम्टम को फॉलो करता है। ठीक है, इस वर्ड को फर्स्ट टाइम बेनाइंग ह्यूसन ने यूज किया था एक्सप्लेन करने के लिए सिम्टम्स को। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स के? पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल कॉफिंग एज ए सिम्टम ऑफ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम एक मेडिसिन है जिसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, जब वो कॉफिंग करता है, खांसता है, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स पे पेन होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हाइल कॉफिंग विथ पेन इन हिप्स इज द सिम्टम ऑफ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक मेडिसिन है जिसमें क्या होता है ना, जब पेशेंट खांसेगा तो उसका इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है और उसके साथ साथ उसके हिप पोर्शन पे पेन होगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉस्टिकम का कॉन्कोमिटेंट सिम्टम था। नेक्स्ट एग्जांपल है रिलीफ इन हेडेक बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। मतलब उसको हेडेक हो रहा है और जब उसका प्रोफ्यूज यूरिनेशन हुआ तो उसका हेडेक जो है वो रिलीफ हो गया, मतलब ठीक हो गया हेडेक, जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो आफ्टर कोल्ड वाटर बाथिंग। एक लेडी फीमेल, तो वो जब कोल्ड वाटर में नहा ली तो उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो था वो बंद हो गया। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको कहते हैं कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, जो कि मेन सिम्टम के साथ साथ अपियर होते हैं। तो इनके ना जो मेन सिम्टम के साथ कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं रहता है, और वो जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेनेबल नहीं है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि पेशेंट आया और बताया, तो वो था हमारा सब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो अभी देखेंगे सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट आर फेल्ट और एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट एलोन, मतलब बस पेशेंट ही वो सिम्टम्स बता पा रहा है। ठीक है, डू नॉट हैव एक्सटर्नल इंडिकेशंस, बिलोंग्स टू मेंटल और साइकिक स्पीयर ऑफ द पेशेंट्स। मतलब कि वो इंसान को कैसा फील हो रहा है वो तो सिर्फ वही इंसान ही बता सकता है ना, तो उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो कोई और नहीं बता सकता, जिसका कोई एक्सटर्नल इंडिकेशंस नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, वैराइटीज़ ऑफ सेंसेशंस लाइक बर्निंग, थ्रॉबिंग, टियरिंग, स्टिचिंग पेन्स, डिजायर्स एंड एवर्जन्स एंड मोडालिटीज़। ठीक है, कि उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है कहीं पे या फिर थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रहा है। थ्रॉबिंग सेंसेशन मतलब जैसे कि जब सर पे ऐसा लगे कि कोई हथौड़ा से मार रहा है, उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग सेंसेशन, वैसा सेंसेशन हो रहा है, या टियरिंग सेंसेशन हो रहा है, या स्टिचिंग पेन हो रहा है। ठीक है, या फिर उसको कैसी चाह हो रही है, कैसी क्रेविंग्स आ रही है, डिज़ायर आ रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है, एवर्जन आ रहा है किस चीज़ पे। ठीक है, कब ठीक लग रहा है, कब ठीक नहीं लग रहा है। तो ये हो गए मोडालिटीज़, डिजायर एवर्शन। तो ये बस पेशेंट खुद ही बता सकता है, उसको कब कैसा लग रहा है वो चीज़ कोई और नहीं बता सकता। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव टाइप ऑफ सिम्टम। तो मास्टर हैनीमैन जो थे उन्होंने ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में सब्जेक्टिव सिम्टम्स का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उन लोगों ने इसमें कोई इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। फिर आता है कि ये हमको किस चीज़ में
हेल्प करता है। क्यों इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव सिम्टम? तो ये हेल्प करता है पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेट को अंडरस्टैंड करने में। हम समझ पाते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है, उसका इनर नेचर कैसा है, उससे पता चल जाता है, उसके सब्जेक्टिव सिम्टम से पता चलता है। और इससे हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं पेशेंट का, और उसी हिसाब से जब सब कुछ पता चले उसके बारे में, उसका बाहर का तो पता चल रहा है, लेकिन उससे जब उसके इनर नेचर का पता चलता है तो हम उसका एकदम सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो सिलेक्ट कर पाने में इजी होता है, हम कर पाते हैं सिलेक्ट रेमेडी को। अब आता है हमारा दूसरा, पेशेंट के बोलने के बाद जो आपने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में अभी। सिम्टम्स दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन एंड बायस्टैंडर्स, ओके, ऑल्सो नोन एज साइंस। अकॉर्डिंग टू हैनीमन, the expression of the disease in the sensations and functions of that side of the organism that is exposed to the senses of the physician and bystanders। ये बात समझ आ गई आपको कि उस डिजीज़ का जो एक्सप्रेशन हो रहा है सिम्टम्स में, वो बाकी लोग उसको अपने सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे, रिमार्क कर पा रहे, ऑब्जर्व कर पा रहे। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। एग्जाम्पल, स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट, वो तो दिखेगा ना सबको, स्वेलिंग हुआ है तो। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स लाइक टेम्परेचर, ईसीजी, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ये सब। अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्या हेल्प करता है हमको? नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हम डिजीज़ को कैटेगोराइज कर सकते हैं, ठीक है, नोसोलॉजिकल वे में। फिर ये ज़्यादा यूजफुल कब होता है? जब सब्जेक्टिव सिम्टम्स हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कब कलेक्ट नहीं कर पाएंगे? जब पेशेंट इन्फेंट होगा, बता नहीं पाएगा खुद से, या फिर पर्सन कोमा में है, पेशेंट कोमाटिक पेशेंट है, फिर इंसेन है, या फिर कोई एनिमल है। तो जो लोग नहीं बोल पाते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स हमको जहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका लेस इम्पोर्टेंस है, हर जगह यूज नहीं होता है, कभी कभी ऐसे केसेस में यूज आ जाता है, इन्फेंट्स में, कोमाटोज पेशेंट, इंसेन, एनिमल। ठीक है, अब सारे सिम्टम्स गैदर हो गए। गैदर होने के बाद हमने कहा था कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम कंप्लीट सिम्टम क्या होता है। इसको और भी कहा जाता है क्वालिफाइड सिम्टम, ग्रैंड सिम्टम, डिस्क्रिमिनेटिव सिम्टम, ये अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बेनाइंग-हुसैन के हिसाब से कंप्लीट सिम्टम वो सिम्टम्स हैं जो कि हमको कंप्लीट नॉलेज देते हैं डिजीज़ के बारे में, इंडिकेट करते हैं। लोकेशन का कंप्लीट नॉलेज देंगे, सेंसेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, मोडालिटीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, फिर कॉन्कोमिटेंट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा। तो वो होता है कंप्लीट सिम्टम। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। लोकेशन मीन्स इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द disease or the exact anatomical site of the symptom. It indicates the exact part, organ, tissue or the fraction of the body where the lesion is located or the symptom is expressed. ठीक है, तो लोकेशन मतलब कौन से पार्टिकुलर जगह पे, कौन से पार्टिकुलर पार्ट पे वो सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर आता है सेंसेशन, द सब्जेक्टिव फीलिंग फेल्ट बाय द पेशेंट रिगार्डिंग द सिम्टम। ये भी जानते हो आप लोग कि क्या वो सेंसेशन फील कर रहा है, उसी को सेंसेशन के अंडर लिखा जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन होम्योपैथिक प्रेस्क्राइबिंग एज इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल, नेचर ऑफ पेन, बर्निंग है, थ्रॉबिंग है, क्या है, ठीक है, जो भी है। फिर मॉडलिटीज़ मतलब दोज सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस दैट एमिलियोरेट और एग्रावेट द सफरिंग ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे दो वर्ड है, एग्रावेट और एमिलियोरेट, मीनिंग जान लेते हैं। एग्रावेशन, जिससे एग्रावेट लिखा गया, एग्रावेशन मतलब कंडीशन और पोजीशन दैट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम। मतलब उस पोजीशन या कंडीशन में
आपके जो सिम्टम्स हैं, जो सफरिंग है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, बढ़ा दे रहा है वो सर्कमस्टेंसेस, तो उसको कहा जाता है एग्रावेशन। और एमिलियोरेशन मतलब कम हो जाना, उसका उल्टा। तो ये होते हैं मोडालिटीज़। अब ये जो मोडालिटीज़ हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला है जनरल मोडालिटीज़, मतलब कि एफेक्ट्स एज ए होल। एग्जाम्पल, पेशेंट जनरली फील्स बेटर इन वेट एयर, मतलब उसका पूरे बॉडी को अच्छा लग रहा है वो, ठीक है, पूरे बॉडी को वो, तो वो हो गया जनरल। फिर आता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब किसी एक ऑर्गन को बस थोड़ी देर के लिए एमिलियोरेशन हो रहा है या फिर एग्रावेशन हो रहा है, तो पूरे कंप्लीट बॉडी को नहीं हो रहा है, पार्टिकुलर किसी ऑर्गन किसी पार्ट पे हो रहा है, तो वो आ जाता है पार्टिकुलर मोडालिटीज़, ठीक है। फिर आता है पोजिशनल मोडालिटी, द पोजिशन ऑफ द बॉडी of the patient based on which the severity of the symptoms are altered। समझे? तो जिस पोजीशन के वजह से पेशेंट को वो एग्रावेट हो रहा है या फिर एमिलियोरेट हो रहा है, तो वो हो जाता है पोजिशनल मोडालिटी। तो पहले वाले का भी एग्जाम्पल वहाँ लिखा हुआ था, सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अगर मैंने बोलना छोड़ दिया होता आप लोग देख लें। अब इसका एग्जाम्पल है ब्रीथलेसनेस एमिलियोरेटेड बाय सिटिंग इन नी चेस्ट पोजीशन, मतलब इसी पोजीशन पे जब वो बैठ रहे हैं तो उनको रिलीफ मिल रहा है। फिर स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन, मतलब खड़े होते होते उनको अच्छा नहीं लग रहा है, खड़े पोजीशन में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल मोडालिटी, 4th टाइप। इन्वायरमेंटल मोडालिटी मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से उनका एग्रावेशन या एमिलियोरेशन हो रहा है पेशेंट का। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर आता है रूम, फिर होता है सीज़न, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर कैसा है, डैम्प कोल्ड है, मतलब कैसा वेदर है, डैम्प वेदर है, ड्राई वेदर है, ठीक है, तो उस हिसाब से। फिर रूम का टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से। फिर सीज़न के चेंज होने से अलग अलग तरह के डिजीजेस हमको अटैक करते हैं, तो उसी हिसाब से सीज़न के आने से भी किसी का कुछ सिम्टम्स एग्रावेट करता है, कुछ एमिलियोरेट करता है। तो इस तरह से ये था मोडालिटीज़। उसके बाद आता है कॉन्कोमिटेंट्स, जिसको कि एकम्पेनिंग सिम्टम्स भी कहा जाता है और इसको ऑक्सिलरी सिम्टम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कॉन्कोमिटेंट्स क्या होता है। सिम्टम्स दैट फॉलो द चीफ कंप्लेंट may not have either physiological or pathological relation to the main symptom, ठीक है। विथ एग्जाम्पल्स हम लोग ये देख चुके हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कॉन्कोमिटेंट, ये चारों चीज़ जिसमें है वो हो गया कंप्लीट सिम्टम, और जिसमें नहीं है वो हो जाता है इनकम्प्लीट सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स इनकम्प्लीट कब रह जाते हैं, क्यों, तो उसका कॉज क्या होता है, जब पेशेंट इलिटरेट होगा, ठीक है, या फिर पेडियाट्रिक्स का होगा, या फिर इडियोटिक होगा, मतलब कि उसमें उतना इंटेलेक्चुअल नहीं कि वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्रेस कर सके, सही से बता सके, तो उस केस में क्या होता है ना, कंप्लीट सिम्टम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट सिम्टम तक। फिर मास्टर हैनीमैन के हिसाब से जो 2 कैटेगरी हुआ था, कॉमन सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम्स। तो पहले देखेंगे कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स फाउंड इन मैनी पेशेंट इन मैनी सफरिंग्स, ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ में वो सिम्टम्स आता है और वो सब में दिखता है। जैसे कि हो गया हेडेक हो गया, वो सब में होता है, मैक्सिमम चीज़ों में, मैक्सिमम सफरिंग्स, ठीक है। मतलब जैसे कि टाइफाइड हुआ उसमें भी फीवर होता है, मलेरिया हुआ उसमें भी फीवर होता है, तो ये जो फीवर है वो एक कॉमन सिम्टम में आ जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आ गया, तो ये सब जो है ये इसको कहा जाता है कॉमन सिम्टम्स, और इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि ये इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बट डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अनकॉमन सिम्टम्स, those symptoms that are special to the patient or to the drug, like strange, peculiar and individualizing symptoms, are called the uncommon symptoms. These are helpful from homeopathic point of view but useless in diagnostic view.
जैसे हमने पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द अनकॉमन सिम्टम्स आर अनएक्सप्लेनेबल, एब्सर्ड और पैराडॉक्सिकल फ्रॉम पैथोलॉजिकल पॉइंट, जैसे कि कोराइज आर रिलीव्ड बाय कोल्ड बैथ, मॉस टोंग विथ ग्रेट थर्स्ट, थर्स्टलेस ड्यूरिंग फीवर, बर्निंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय हीट, अस्थमा एग्रावेटेड इन समर। तो ये जो आपने सिम्टम्स देखे, ठीक है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय हीट, जब सेंसेशन बर्निंग हो रही हो तो हमें कोल्ड एप्लीकेशन लगाने से अच्छा लगता है, लेकिन उनमें हीट एप्लीकेशन से अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है, ये एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं इनको कहा जाता है अनकॉमन सिम्टम्स। फिर आता है डॉक्टर बोरिक जो कैटेगराइजेशन किए थे बेसिक एंड डिटर्मिनेटिव। तो पहले देखेंगे बेसिक सिम्टम्स। These terms were used by Dr. Gert Borik in his book The Principles of Homeopathy. Borik basically divided the symptoms into basic and determinative symptoms. Basic symptoms. Basic or absolute symptoms are those symptoms that appear in every proving and are of a general nature. They are usually of diagnostic importance, so they are nothing but common symptoms, only useful in diagnosis and general management of the case and not in selection of the homeopathic remedy. Example, headache, fever, weakness, etc. Kent's common symptoms and Hahnemann's general symptoms are Borik's basic symptoms. Okay. Then determinative symptoms. In relation to basic symptoms, Borik had used this symptom. Determinative symptoms help in determination, individualizing or personalizing one patient from the other. They are valuable in homeopathic prescription. Example, the mental symptoms of the patient, modalities, desires, aversions, strange, rare, peculiar symptoms, etc. Kent's generals and qualified particulars. Hahnemann's uncommon symptoms are Borik's determinative symptoms. अब हम कैंट के डिवाइड किया गया कैटेगराइजेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कैंट जो कैटेगरी में रखे हैं, 3 कैटेगरी, जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स। डॉक्टर J.T. कैंट इन हिज बुक द लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसॉफी अंडर द चैप्टर द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स हैज़ मेंशन्ड about the types of symptoms. The symptoms exhibited by the patient can be divided into 3 groups according to him. They are general symptoms, particular symptoms, common symptoms. General symptoms. Those symptoms that relate to the patient as a whole are called as the general symptoms. When a patient uses the first pronoun I to explain his sufferings, we can call them the general symptoms, but it is not mandatory every time. Example, when a patient says, I am thirsty, I am weak, I feel sleepy, etc., physician can think that the patient is explaining the symptom in relation to his inner feelings as a whole. So, these symptoms can be grouped under Kent's general symptom. General symptoms are very important as they are expressing the individuality of a patient. They help in differentiating one patient from the other. General symptoms of Kent are of 2 types. ठीक है, तो एज ए होल देखा जा रहा है तो वो जनरल सिम्टम्स हुआ, और वो भी 2 तरह का है। पहला मेंटल जनरल्स, दूसरा फिजिकल जनरल्स। मेंटल जनरल्स, those symptoms that explain the inner self or the expression of the mind, intellect and emotions can be grouped under this heading. These symptoms are important for prescribing because they reflect the patient as a person. Then physical generals, the sufferings of person that are referring to the physical body as a whole and not limited to only one part of the anatomical body can be classified under this heading. Example, general modalities that aggravate or ameliorate the patient's sufferings as a whole: sexual perversions, sleep and dreams related information, craving and aversion, hunger, appetite, thirst, symptoms related to the special senses, menstrual problems in females, constitutional type, periodicity of the appearance of symptoms, etc. are important physical generals. फिर आता है
particular symptoms. Symptoms that are related to the particular part or organ of the body are called the particular symptoms. Dr. Jettikant says, if you are examining any part alone, you are only examining the particulars. Usually, the patient expresses them by the term my. Example, my throat is burning, my back is paining, my hands are weak, etc. तो जनरल सिम्टम्स थे एज ए होल, जिसमें वो आई टर्म का यूज़ कर रहा था, और पार्टिकुलर सिम्टम्स जिसमें उसका कोई पार्ट इन्वॉल्व है बस, तो वो माई करके बोल रहा है. ठीक है. फिर आता है कॉमन सिम्टम्स. दोज सिम्टम्स दैट आर फाउंड इन मैनी पेशेंट्स इन मैनी सफरिंग्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन मैनी ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग आर कॉल्ड द कॉमन सिम्टम्स. ये भी मास्टर हैनीमैन के कॉमन सिम्टम्स की तरह. कॉमन सिम्टम्स आर ऑफ नो यूज इन होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन. इफ प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन दिस सिम्टम इट लीड्स टू पैलिएशन. दे आर यूजफुल ओनली इन डायग्नोसिंग द डिजीज एंड इन एडवाइजिंग द जनरल मैनेजमेंट like diet and regimen of the patient, etc. Example, rice water stool in cholera, stitching pain in pneumonia, rashes in measles, and symptoms like anorexia, cough, etc. फिर ये जो पिकुलियर सिम्टम्स थे ये फिर से कैरेक्टरिस्टिक बने थे, तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. दोज सिम्टम्स विच आर पिकुलियर, अनयूजुअल एंड डिस्टिंक्टिव आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. These symptoms characterize the individuality of a patient. According to Stuart Close, the characteristic symptoms are the symptoms peculiar to the individual patient, rather than the symptoms common to the disease. जो भी symptoms common symptoms है उनसे अलग जो peculiar है, जो characterize करवा रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है characteristic symptoms. डॉक्टर P.P. Wells उन्होंने कहा है, characteristic symptoms are those which characterize both the disease and the drug. मतलब वो ड्रग और डिजीज़ दोनों को ही कैरेक्टराइज कर रहा है. ठीक है. फिर डॉक्टर एडल्फ लिप्पे ने कहा था कि द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स विल कंस्टिट्यूट इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो बहुत जनरली पर्टेनिंग टू द डिजीज हर किसी में नहीं पाए जाते हैं, सफर्स, इसीलिए तो वो कैरेक्टरिस्टिक बाय थ्रू तो एग्जामिनेशन. एक है केस complaints aggravated by motion and ameliorated by rest, and the patient is thirsty for large quantity of water at long intervals is characteristic of ब्रायोनिया. ब्रायोनिया एक रेमेडी है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है कि उसके सारे कंप्लेंट्स जो हैं मोशन से एग्रावेट हो जाएंगे, रेस्ट लेने से एमेलियोरेट हो जाएंगे, और उसके साथ जो पेशेंट है उसको प्यास लगेगी, लेकिन बहुत लंबे इंटरवल्स के बाद लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी. ठीक है. कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोनिया. ठीक, ये था कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का एग्जाम्पल. फिर आता है गाइडिंग सिम्टम्स. डॉक्टर सी हेरिंग कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एज द गाइडिंग सिम्टम्स इन हिज बुक हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम. उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा जो स्टूल होता है, मतलब बैठने वाला स्टूल, तो उसके 3 पैर होते हैं. तो उन्होंने कहा था कि एक स्टूल अगर इंडिपेंडेंटली खड़ा होना है उसको, ठीक है, अकेले उसको खड़ा होना है, तो उसके 3 पैर होना ज़रूरी है. ऐसे ही जब हम गाइडिंग सिम्टम्स के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम एक गाइडिंग सिम्टम को लेकर ट्रीट नहीं कर सकते हैं. हमको 3 गाइडिंग सिम्टम्स एटलीस्ट कंसिडर करना होगा. अगर 3 गाइडिंग सिम्टम्स हमको मिल जाते हैं किसी ड्रग के, तो हम फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं. फिर आता है कीनोट सिम्टम. कीनोट सिम्टम भी वही है. अब इसमें भी वही कहा गया कि जब म्यूजिक आता है, मतलब हम जब म्यूजिक बजाते हैं तो उसमें नोट्स होता है ना, तो वो एक नोट से तो बजता नहीं है ना, बहुत सारे नोट्स मिला के म्यूज़िक बजता है. तो ऐसे ही एटलीस्ट 3 नोट्स होने चाहिए, 3 की नोट्स. तो ऐसे ही ड्रग और डिजीज़ के केस में भी हमें एटलीस्ट 3 की नोट्स उसका लेना होता है, उसको कंसिडर करके ही हमको ट्रीटमेंट करनी है. एग्जाम्पल कि टेंशन जो है वो एकोनाइट का की नोट है. ठीक है.
लेकिन एकोनाइट के अलावा भी और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिसमें टेंशन है, तो हम सिर्फ टेंशन को लेके अगर एकोनाइट प्रेस्क्राइब कर दें तो उसमें जो रिज़ल्ट होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक, तो हमें एटलीस्ट 3 की नोट्स मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेटिक सिम्टम्स। पैथोस मतलब सफरिंग, जेनेटिक मतलब प्रोड्यूसिंग। तो जब ड्रग प्रूविंग हुआ था, ड्रग एडमिनिस्टर किया गया था, तो जिसने उसको लिया और ड्रग को, उसको लेने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आए, जो पैथोजेनेसिस हुई, जो सिम्टम्स अपीयर हुए, उसको कहा जाता है पैथोजेनेटिक सिम्टम्स। ठीक है। फिर आता है पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स और द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं उसको। पैथोस मतलब होता है डिजीज, ग्नोमोनिक मतलब होता है नेमिंग। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। कॉफ विद ब्लडी स्प्यूटम, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर एंड फाइन क्रेपिटेशन इन द लंग्स आर पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगर इतने सिम्टम्स हैं, जेनेरिक ये सिम्टम्स होंगे, तब हम those symptoms which are very special to हैं। one group or genera of drugs are called generic symptoms. Okay. Example, all Kelly group drugs have weakness as the generic symptoms. आप लोग कैली ग्रुप का मेडिसिन अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें कैली ग्रुप्स में आता है जैसे कैलियम ब्रोमेटम, कैलियम सल्फ्यूरिकम, ठीक है, कैलीफॉस। तो ये सब जो मेडिसिन्स हैं, ये सब के जो ये कैली ग्रुप है, उसमें वीकनेस जो है वो जेनेरिक सिम्टम जैसा हर एक में कॉमनली रहता है। फिर और एक एग्जांपल है, ऑल ओफिडियन ग्रुप्स हैव हेमोरेजिक टेंडेंसी एज द जेनेरिक सिम्टम्स। तो ओफिडियन ग्रुप के जो भी ड्रग्स हैं वो सारे में हेमोरेजिक टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेनेरिक सिम्टम्स, जिससे आप इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा उसमें। फिर आता है एलिमिनेटिंग सिम्टम्स। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स आर दोज सिम्टम्स विच एक्सक्लूड ऑल मेडिसिन्स दैट आर नॉट नीडेड फॉर द पेशेंट एंड हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। द कैंट्स जनरल सिम्टम्स ऑफ हाई रैंक आर यूजुअली कंसिडर्ड एज द एलिमिनेटिव सिम्टम्स। द जनरल मोडालिटी, an uncommon peculiar symptom which is most striking in the patient can be used as the eliminating symptom. तो ये कुछ नहीं, बस वो जो हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम, तो उसी टाइप का है। दिस इज़ वन ऑफ द रिपोर्टोरियल प्रोसेसेस। डॉक्टर एम टाइलर इंट्रोड्यूस दिस सिम्टम्स इन द रिपोर्टराइजेशन। ठीक है, फिर ये हो गए हमारा जो भी हमको डायग्नोसिस में हेल्प करते थे, उसी हिसाब से जो सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो सिम्टम्स थे जो कि प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन डायग्नोसिस में कोई हेल्प नहीं करते। पहला है एक्सीडेंटल सिम्टम्स। दोज सिम्टम्स विच आर वेरी क्लियरली प्रेजेंट इन ए पेशेंट बट डू नॉट फिट इनटू द टोटलिटी। हम लोग ड्रग पिक्चर पढ़ते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होता है उसमें कि कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये जो सिम्टम होता है वो पेशेंट में तो प्रेजेंट होता है लेकिन हमारे ड्रग पिक्चर में नहीं होता है, तो आप उसको टोटलिटी में नहीं ले सकते हैं, तो वो हमको डायग्नोसिस में कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, पेशेंट डिड नॉट हैव कंप्लेंट रिलेटेड टू दोज पैथोलॉजी। अब आपके मन में आया होगा कि हम उसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर वो सिम्टम है तो ड्रग पिक्चर में लेना चाहिए। तो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पेशेंट को उससे कोई कंप्लेंट ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई पैथोलॉजी है ही नहीं उसके ऊपर। तो ऐसे सिम्टम्स जो कि डिजीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, उसको कहा जाता है एक्सीडेंटल सिम्टम्स। पेशेंट may not be aware of those symptoms either and it is always better to neglect such symptoms after thoroughly interrogating them. अब अच्छे से अगर आप उसको पहचान लेते हैं कि वो एक एक्सीडेंटल सिम्टम है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके उसको नेगलेक्ट करना ही सही होगा। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ यूटेराइन पोलिप्स फाइल रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। आप प्रेगनेंसी का टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पोलिप्स का आपको प्रेजेंस मिला, तो वो उस डायग्नोसिस के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। फिर प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल हर्निया फाउंड व्हाइल पाल्पेटिंग एब्डोमेन फॉर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। ठीक है,
तो ये होते हैं एक्सीडेंटल सिम्टम्स। फिर दूसरा आता है नेगेटिव जनरल सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट शुड हैव एग्जिस्टेड बट मिसिंग आर नोन एज नेगेटिव जनरल सिम्टम्स। मतलब उनको होना चाहिए लेकिन वो मिसिंग है, लेकिन उसके मिसिंग होने से भी आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल, मेल विथ ओनली 1 टेस्टिकल इन द स्क्रोटम, उसके 2 टेस्टिकल होने चाहिए, 1 टेस्टिकल है, तो ये जो होता है उसको होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, जो कि आप नेचुरली नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये हो जाता है नेगेटिव जनरल सिम्टम्स। और भी हंगर विथ नो एपेटाइट, ये भी एक एग्जांपल है। और दूसरा होता है पॉजिटिव जनरल सिम्टम्स, मतलब उसको नहीं होना चाहिए फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि सिम्टम्स दैट हैव नो रीज़न टू एग्जिस्ट, इफ़ प्रेजेंट यू कांट अफोर्ड टू मिस इट, आर कॉल्ड पॉजिटिव जनरल सिम्टम्स। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट वेन्स ऑन थोरेसिक और एब्डोमिनल वॉल, ये हो गया एक। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ 2 यूटेरस इन ए लेडी, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये हमारे पैथोजेनेसिस में कुछ डायग्नोसिस करने में उतना कुछ हेल्प नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो सिम्टम्स हैं उनके ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से जो नेमिंग है, ठीक है। तो पहला आ जाएगा हमारा रिसेंट और एक्यूट सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट हैव सरफेस्ड इन ए क्रोनिक केस इन लेटर पार्ट, मतलब एक क्रोनिक केस है और उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होंगे पहले से ही। क्रोनिक केस है मतलब बहुत दिनों से है, लेकिन सरफेस में जो सिम्टम्स अभी अभी जो अपीयर हुआ है उसको कहा जाता है एक्यूट और रिसेंट सिम्टम, ठीक है। दीज आर ऑफ सडन एंड सीवियर इन ऑनसेट विथ रिसेंट ऑरिजिन आर कॉल्ड एक्यूट सिम्टम। अब समझ गए होंगे एक्यूट का क्या है। फिर एग्जाम्पल्स, अस्थमेटिक अटैक, ब्रोकन बोन आफ्टर एन एक्सीडेंट, डायरिया ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये सब होता है एक्यूट और रिसेंट सिम्टम। फिर आता है हमारा क्रोनिक और ओल्ड सिम्टम्स। सिम्टम्स और सिंड्रोम दैट कॉमनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम पास्ट 5 to 6 months और लॉन्गर, मतलब ईयर्स भी हो सकते हैं, विच may बी रिकरेंट और गेटिंग वर्स ओवर टाइम, हो सकता है वो बार बार आ रहा है या फिर एक साथ ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल, हार्ट डिजीजेस, सोराइसिस एट्सेट्रा। फिर एक तरह का होता है रेयर सिम्टम्स, ठीक है। दोज सिम्टम्स दैट अपेयर ओनली इन हाईली सेंसिटिव एंड ससेप्टिबल पीपल ड्यूरिंग ड्रग पुलिंग आर कॉल्ड रेयर सिम्टम्स। मतलब वो सब में नहीं आ रहा है, कुछ ही लोगों में आ रहा है जो कि हाइपर सेंसिटिव है, उन्हीं लोगों में आ रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है रेयर सिम्टम्स। दिस सिम्टम्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू एंड क्यूरेटिव इफेक्ट। ये था ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस। उसके बाद था हमारा कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस। तो कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस में आता है पहला पीरियोडिक सिम्टम्स, सिम्टम्स दैट रिटर्न एट ए फिक्स्ड एंड डेफिनेटिव इंटरवल, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग द रेमेडी। अब ये समझ गए होंगे तो इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रही, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीकनेस इन स्टोमक एट एवरी विंटर, इवनिंग राइज टेम्परेचर, वेरीनेस बिफोर मेंसेस, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो आ रहा है, एक एक इंटरवल के बाद। जैसे कि हर विंटर पे उसका वीकनेस इन स्टोमक हो जा रहा है, हर इवनिंग में उसका टेम्परेचर राइज हो जा रहा है, हर मेंसेस से पहले उसको वेरीनेस वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारा पीरियोडिक सिम्टम। फिर आता है रिकरेंट और रिलैप्सिंग सिम्टम, मतलब पहले देख लेते हैं रिकरेंट। रिकरेंट मतलब symptoms that return in frequent intervals, those are indicative of the constitutional discrepancies and also suggestive of the miasmatic background, ठीक है। और relapsing मतलब symptoms that were present in the past, resolved with or without medicine and then reappeared are called relapsing symptoms. एग्जाम्पल, मेंटल डिप्रेशन, रिंग वर्म, ये तो ऐसा ही होता है ना कि एक बार हुआ फिर छूट गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर से आता है, तो ये इसी को कहते हैं रिलैप्सिंग सिम्टम्स। फिर नेक्स्ट हमारा पैराडॉक्सिकल सिम्टम और कॉन्ट्राडिक्टोरी सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी एंड ऑफ ऑपोजिट नेचर बट ऑलवेज अपीयर टुगेदर आर नोन एज पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स, ठीक है।
मतलब दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं फिर भी साथ साथ आते हैं। जैसे कि एग्जांपल, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, मतलब उसको नींद आ रही है लेकिन वो सो नहीं पा रहा है, ठीक है। थ्रोट पेन बेटर बाय स्वेलोइंग सॉलिड फूड, मतलब हमारा थ्रोट पेन होता है तो हम सलाइवा भी लेते हैं, अंदर तो पेन होता है, सोचिए उसको सॉलिड फूड लेने से आराम मिल रहा है। देन हेडेक रिलीव बाय डायरेक्ट सनलाइट, अगर आपको हेडेक हो रही होती है तो लाइट से, मतलब ऐसा तो नॉर्मली होता है कि हेडेक हो रहा है तो धूप में नहीं जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, या फिर लाइट जलने से ज़्यादा हो जाता है, एग्रावेट हो जाता है। तो ये इंसान का क्या होगा, मतलब ये सिम्टम्स कैसे होते हैं कि जब डायरेक्ट सन हीट में जाएगा उसका हेडेक रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। दीज सिम्टम्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब एक सिम्टम्स प्रेजेंट है तो दूसरा डिसअपियर कर जा रहा है, जब दूसरा आ रहा है तो पहला वाला डिसअपियर हो जा रहा है। आपने एग्जांपल के तौर पे अगर ड्रॉप्स पढ़ चुके हैं पहले से तो एलियम सेपा में ऐसा लिखा हुआ है, आपने अगर पढ़ा है उसमें कि हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स, मतलब हेडेक हो रहा है, मेंसेस आया तो हेडेक डिसअपियर हो गया, जब मेंसेस सीज हो जाएगा मतलब स्टॉप हो जाएगा उसका फ्लो तो फिर से हेडेक रीअपियर्स हो जाएगा, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा फ्लो डिसअपियर्स होने से। तो ये था। तो और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि डायरिया अल्टरनेट्स विथ हेडेक, रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विथ डायरिया, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेटिव। तो सारे सिम्टम्स को स्टडी कर लेने के बाद जब मेडिसिन दी गई तो उसके कंसिक्वेंसेस पे हमने और 2 सिम्टम्स हमने पढ़ा था, एक था क्लिनिकल, दूसरा था एसोसिएटेड सिम्टम। तो पहले हम क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स का भी जो मीनिंग है वो होम्योपैथी के लिए अलग है, दूसरे पैथी में अलग होता है। तो होम्योपैथी का जो है वो पहले मैं बता रही हूँ, उसको पढ़ लेते हैं इन डिटेल। दीज आर द सिम्टम्स दैट डू नॉट अपियर ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग बट सक्सेसफुली रिलीव द सेम सिम्टम व्हेन प्रेस्क्राइब्ड क्लिनिकली ऑन द बेसिस ऑफ अदर सिम्टम्स, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसके कई सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक सिम्टम ऐसा था जो कि आपने जो रेमेडी आपको जो लग रहा है उसमें वो सिम्टम ड्रग पिक्चर में आपको मिला नहीं, ठीक है, नहीं है वो। तो आपने क्या किया ना, उसके बाकी जो सिम्टम्स थे उसी के ऊपर बेस करके आपने रेमेडी दे दी, और जब आपने रेमेडी दी उसने लिया, उसके बाद जो सिम्टम ड्रग पिक्चर में नहीं था वो भी क्योर हो गया। तो इसे कहा जाता है क्लिनिकल सिम्टम्स। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए एक पेशेंट आया है और उसका प्लूरा में प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, और उसने जो बाकी सिम्टम्स बताए वो जो था वो ब्रायोनिया के अंदर जा रहा है, ठीक है, ब्रायोनिया के ड्रग पिक्चर में मिल जा रहा है आपको। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं उसका मोडालिटीज़, जैसे कि मोशन से एग्रावेशन होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट में उसको रिलीफ मिलेगी जो भी कंप्लेंट होगा। फिर दूसरा जो ले सकते हैं हम उसका थर्स्ट, मान लीजिए कि लॉन्ग इंटरवल्स में उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की प्यास लग रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं ब्रायोनिया के। तो वो बहुत सारे सिम्टम्स बताए होंगे जो कि ब्रायोनिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपने उसमें प्रिकिंग सेंसेशन भी देखा, तो बहुत कुछ देख के आपने ब्रायोनिया चूज़ किया, और जब आपने उसको एडमिनिस्टर किया वो रेमेडी, तो उसको लेने के बाद उसका जो प्लूरा में प्रिकिंग सेंसेशन था वो भी ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्लिनिकल सिम्टम। ये होम्योपैथी का था, लेकिन दूसरे पैथी में क्या होता है, इसका मीनिंग सिम्टम्स दैट आर ऑब्जर्व बाय ए फिजिशियन examined with its senses with or without use of instruments or with radiological or laboratory methods are known as clinical symptoms। मतलब जैसे क्लिनिक में जो भी, फॉर एग्जाम्पल वो increased level of blood pressure, presence of albumin in urine, enlargement of liver, hepatomegaly। तो ये सब जो हो गया ये उनके लिए होता है क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। तो उनका और हमारा थोड़ा डिफरेंट है, तो समझ गए होंगे। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स हमारा नेक्स्ट था। एसोसिएटेड सिम्टम्स जब मेडिसिन लिया या फिर उसके पहले भी आपको जब सिम्टम्स मिलते हैं एसोसिएटेड वाले, कि कोई और कहीं से मेडिसिन खा के आया है तो भी
उसके पास भी ऐसे मिलेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये एसोसिएटेड सिम्टम्स होते क्या हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। एसोसिएटेड सिम्टम का और एक नाम भी होता है एक्सेसरी सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट विथ सर्टेन डिजीज कंडीशन ड्यू टू दे हैव गॉट पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप विथ मेन डिजीज, मतलब इनका मेन डिजीज़ के साथ पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप बन गया होता है, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। पहले हम देखेंगे एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। ये आपको एफोरिज्म नंबर 95 में मिल जाएगा। सिम्टम्स फ्रॉम विच ए patient suffering for a long time and gets used to it and considers them as a part of their daily habit, so he forgets to mention them to physician during case taking। क्या होता है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, रोज़ आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे ये लगने लगता है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड हो गया होता है, तो लगने लगता है कि वो उसका डेली रूटीन का ही एक पार्ट है, जिसके वजह से वो उन सिम्टम्स को फिजिशियन को बताता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं भी द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑफन वेरी यूजफुल व्हाइल डीलिंग विद द होम्योपैथिक सिमिलिमम, क्योंकि होम्योपैथी में सारे सिम्टम्स चाहिए होते हैं, इसलिए हमको ये जो सिम्टम्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए पेशेंट विजिट्स टॉयलेट मोर देन 4 times a day. He is habituated to it. He might not mention this symptom during the case taking, but it is useful to the physician in prescription. एक पेशेंट है जो कि एक दिन में 4 बार से ज़्यादा टॉयलेट जा रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि ये तो उसका डेली रूटीन है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड हो गया है। लेकिन वो सिम्टम्स जो था हमारे केस टेकिंग के में हमको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा फिजिशियन को प्रेस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसरी सिम्टम ऑफ द मेडिसिन। ये एक्सप्लेन किया गया है एफोरिज्म नंबर 163, एफोरिज्म 167, एफोरिज्म 180 एंड एफोरिज्म 181। तो ये होता क्या है, if there is appearance of the new symptoms that are not of disease origin, that were not previously present, that appear only after administration of the medicine, they may be mild or severe, ठीक है। कि आपने मेडिसिन दिया, उसके बाद ये सिम्टम्स आ रहा है, ना उसके पहले था ना डिजीज़ का था, ठीक है। तो ये मेडिसिन के वजह से आ रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। ये 2 तरह का हो सकते हैं, या तो माइल्ड होगा या फिर सीवियर होगा। इफ एक्सेसरी सिम्टम्स आर सीवियर इन नेचर एंड इफ सच कंडीशन इज सीन ड्यूरिंग एक्यूट डिजीजेस, ए न्यू रेमेडी हैज़ टू बी सिलेक्टेड कंसिडरिंग द ओरिजिनल डिजीज सिम्टम्स एज वेल एज द न्यूली डेवलप्ड एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन एज टोटलिटी। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि माइल्ड है तो आपको मेडिसिन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको और वो एक्यूट केस है, तो आपको एक नया रेमेडी चूज़ करनी होगी, सिलेक्ट करनी होगी। और तब जब आप एक नया रेमेडी, मतलब नई रेमेडी जब चूज़ कर रहे हैं, तो तब जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होगा उसमें इस सिम्टम को भी इंक्लूड करना है और उसका टोटलिटी लेके आपको रेमेडी प्रेस्क्राइब करनी है। तो ये था आपका एक्सेसरी सिम्टम ऑफ द मेडिसिन। अब ख़त्म हो गया आपके सारे सिम्टम्स इन डिटेल। अब हम थॉरोली रिवीजन करेंगे